Hello everyone, welcome back to the online platform of Dhruv Ved Academy and now you are with your Vikrant sir and first of all बच्चा लोग थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। बहुत अच्छा लग रहा है कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड और प्रोडक्टिव है ये, और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मतलब केमिस्ट्री का जो भी बच्चा है, चाहे इंडिया के किसी कॉर्नर में हो, किसी स्टेट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, वो डेफिनेटली आपके थ्रू इस छोटे आदमी को ज़रूर जानेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आपके कॉल्स आते हैं, आपके बातें होती हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम डूइंग समथिंग। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत सही किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ कर के। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस थैंक यू, क्योंकि वर्ड्स कम हैं आप लोगों को बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जो अपना मेन काम है उस पर फोकस करते हैं, बातें करते रहेंगे हम लोग। बाद में नया हमने सीरीज़ बनाई दिया है, उसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट्स की सीरीज़ का, क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे थे, है ना। आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे थे, और उसमें भी हमने हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करी थी। और उसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहा था, एक जिसका नाम हमने न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रखा था और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की स्टोरी लगभग हम लोग समझ गए हैं कि यार वहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्राइड बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स बहुत सारे थे, उनके बहुत सारी सेलेक्टिविटी थी, उनके रिएक्शंस करने के तरीके अलग थे। अब मैं जो बात करने वाला हूँ बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में ही हम बात करेंगे। सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर तो ख़त्म हो चुका है, अब नई हम टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। मतलब कि जब हम किसी भी सिस्टम में इस रिएजेंट को डालेंगे, यानी किसी भी केमिकल स्पेसिस में इस रिएजेंट को डालेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट पहले ही स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे, जो पहले अपने सबस्ट्रेट से इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्शंस की बेसिस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नाम दिया गया था, इनको बताया था मैंने आप लोगों को। तो अगर ये इंटरैक्ट कर गया, उसके बाद ये हाइड्राइड डोनर करेगा, हाइड्राइड को डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर टू स्टेप मैकेनिज्मों से हाइड्राइड को डोनेट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहाँ आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों को बच्चों दो बातें करनी है। मतलब एक जिसमें हम हाइड्राइड डोनर की बात करेंगे BH3 के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे, और इन्हीं के डेरिवेटिव आते हैं जिसका नाम होता है 9BBN। 9BBN इसका नाम है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। तो ये BH3 का डेरिवेटिव्स होता है। तो मुझे ज़्यादा नहीं, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। और तीसरा बच्चों है यहाँ पे जिसका नाम है डाइबल H, यानी ये एल्युमिनियम यानी AlH3 के डेरिवेटिव्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था BH3 और NH3 ये दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स थे, है ना बच्चों। इनमें हमें डिस्कस इसके बारे में तो नहीं करना है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता, बस इसके डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें एल्युमिनियम से जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, उनमें से एक को रिटेन करके दो को आइसोब्यूटाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, डाइबल H का डाई आइसोब्यूटाइल, क्योंकि दो आइसोब्यूटाइल हैं तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, और इसको हाइड्राइड का नाम दिया जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में ये 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो चलो एक बार इनको जरा नोट कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इनमें आपको क्या क्या बातें समझाने वाला हूँ वो जरा एक बार ढंग से देखना। मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात होती है इनकी मैकेनिज्म, कि ये कैसे अप्रोच करते हैं किसी रिएजेंटों का, यानी किसी रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है ये किसी सबस्ट्रेट पे कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, उनकी बात कर लेंगे हम लोग। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है इनका। द सेकेंड वन जिसको बोला जाता है बच्चों कीमोसेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कीमोसेलेक्टिविटी ऑफ दिस रिएजेंट। अभी हम लोग कीमोसेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है वो समझेंगे। और जब हम अगले लेवल की ओर जाएंगे तब हम आगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी होते हैं।
अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। तो अब हमें दिमाग में ये बातें समझानी पड़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक में 3 रिएजेंट्स हमें पढ़ने हैं, BH3, 9BBN और डाइबल H। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ना कि ये मैकेनिज्म ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप पे और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इनसे रिड्यूस होते हैं। सिंपल सी बात है। तो जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के बारे में बात किया था बच्चों, वैसे ही हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं BH3 और 9BBN के बारे में बात कर लेता हूँ, उनके या हम एक तरीके से इनकी कॉमन मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो जरा एक बार बोर्ड पे ढंग से इसको समझने का, यानी इनका जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको दोनों के लिए मैं कॉमन बात बता रहा हूँ, दोनों डेरिवेटिव्स दोनों के लिए मैकेनिज्म इनकी कैसे होती है ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कि देखो, जब ये किसी भी मान लो मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, एक कार्बोनिल में एक एल्डिहाइड मैंने ले लिया, फाइन, और यहाँ पे मैंने ले लिया है MH3। अब ये BH3 भी हो सकता है, ALH3 भी हो सकता है, या एल्युमिनियम के डेरिवेटिव जो मैंने यहाँ पे डाइबल H लिखा तो वो भी हो सकता है। सबका एक ही इंटरेक्शंस करने का तरीका होता है, इसलिए इसको कॉमन तरीके से पढ़ते हैं। मैकेनिज्म कभी कोई एग्जाम में पूछने के लिए नहीं आएगा, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, पर फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये काम कैसे करता है, उसको समझ लेते हैं। समझो, यहाँ पे सबसे पहला इंटरेक्शंस क्या होता है बच्चों, देखो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो भी यहाँ पे बोरोन होगा, एल्युमिनियम होगा, पता ही आप लोगों को, मेन ग्रुप एलिमेंटों में बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये इस पे अटैक मारता है एज अ बेस और ये इसको एक्सेप्ट करता है एज अ एसिड, है ना। और अगर दूसरे टर्म में बोला जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसे बिहेव कर रहा होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक मार रहा होता है, फाइन। जब ये इसमें अटैक मारेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ऑक्सीजन और इस सिस्टम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, है ना बच्चों। और जब बॉन्ड बनेगा तो मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, कटायनिक, और यहाँ पे अनायनिक, सिंपल। अब ये अगले स्टेप में हाइड्राइड को यहाँ डोनेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है। अब माइनस चार्ज आने पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, इजीली हाइड्राइड यहाँ से निकल सकते हैं। और जैसे निकलेंगे यहाँ पे तो आप क्या बनाओगे बच्चों, देखो यहाँ पे O के साथ M लग गया, यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ये तो न्यूट्रल बन जाएगा ना। और जब यहाँ पे अटैच होगा H तो यहाँ पे वी हैव न्यू हाइड्रोजन एटम्स कम, और यहाँ से हाइड्राइड के फॉर्म में अटैक मार रहा है, दैट इज द हाइड्राइड डोनर। और यहाँ से फर्दर क्या होगा बच्चों, देखो इधर, जब तुम यहाँ पे वर्कअप करोगे H+H2O करोगे, या फिर एक बार और समझ लो, ये बारी बारी से दोनों हाइड्रोजन ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब ये दोबारा से स्टेप रिपीट हो सकते हैं, पर उसकी जरूरत हमें है नहीं क्योंकि कभी पूछा भी नहीं जाएगा, बस एक स्टेप समझ लीजिए काम हो जाएगा। तो H+H2O की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या करना, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे इसको, है ना, हाइड्रोलिसिस करते ही। और जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि ऐसे O तो H को ही लेगा ना, और मेटल जो भी यहाँ पे सिस्टम होगा वो OH को लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अरे हाइड्रोलिसिस भी तो पढ़ा होगा आपने, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ क्या आ गया आपका OH, और यहाँ भी क्या आ गया H। और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कहानी बनी होगी कि यहाँ भी दो तरीके की चीज़ें हैं, एक H सॉल्वेंट से आया है और एक H किसके थ्रू आया बच्चों बताओ, हाइड्राइड के थ्रू। तो यहाँ दोनों H अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है जो ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में हुआ करता था, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल गई, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं तो फाइनली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। तो यहाँ से अब एक पॉइंट समझना बच्चों, दैट इज अ वेरी की पॉइंट, यहीं से आगे का लेवल समझ में आएगा। ये पहले स्टेप में इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे ना, O के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इनके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जहाँ ये रिडक्शन का काम करते हैं, तो ज़रा देखो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक में, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जनरली बच्चों यहाँ पे होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और रिएक्शन मैकेनिज्म में जब हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में वहाँ पे इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं जिन पे ये अटैक करता है वो अल्कीन होते हैं। याद है आपने BH3 का इस्तेमाल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए भी किया है, तो वहाँ भी इन चीज़ों को पढ़ा जाता है, पर वो अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, वो हम लोग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। पर यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड जिन पे इनका अटैक होता है। तो समझो यहाँ पे मैंने सेकेंड बात आपसे करी है जिसका नाम मैंने लिखा था कीमो सेलेक्टिविटी।
अब कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो इधर, इसका मतलब ये होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए वी हैव लॉट्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, और हमें पता भी है बच्चों ये कार्बोनिल केमिस्ट्री की बात हम लोग जब करते हैं तो ये बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं कि वी हैव लॉट्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, चाहे वो एसिड क्लोराइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई एस्टर हो, कोई एसिड हो, या फिर कोई अमाइड हो। ये बात हम लोग करते आए हैं, मेनली इंपॉर्टेंस इन्हीं का होता है। तो समझो इस बात को, जब तुम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की बात कर रहे थे तो वो तो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक मारता था, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की जरूरत होती थी। तो वी हैव सीन कि ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव था, ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव था, यही तो था। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफिलिक की जगह इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर को लेके आओगे तब आप क्या बताओगे, तो सुनो, इनमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो वो होगा जो आसानी से BH3 डाइबल H NBBN से इंटरैक्ट कर पाए। और उनका पहला इंटरेक्शन कैसा था बच्चों, एक तरीके से लुईस एसिड बेस रिएक्शंस थी कि नहीं थी बताओ। तो इसका मतलब जो उसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, माइंड इट, जो हमारे रिएजेंटों को आसानी से पहले इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो फास्टली उससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि वहां पे बोरोन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पहले खड़ा है, तो जो उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके लिए फास्ट रिएक्शंस करेगा, पहले वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो दूर रह जाएंगे वो उससे रिड्यूस नहीं हो पाएंगे या स्लोली रिड्यूस हो पाएंगे। मेरी बात ढंग से समझना। तो इसका मतलब वी हैव लोन पेयर्स प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन। देखो इधर देखो बच्चों, वी हैव लॉट्स ऑफ, यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है, पर मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक लोन पेयर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर के बगल में ये नाइट्रोजन पड़ा है और आपको पता है ये प्लस एम इफेक्ट से इसको बहुत ज़्यादा बेसिक बना सकता है कि नहीं। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं OH की बात करूँ तो OH भी प्लस एम देने वाला है, यानी OR भी प्लस एम देने वाला है। इसका मतलब यहाँ से प्लस एम से ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या बन सकते हैं, बेसिक बन सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत फेसाइल होते हैं। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा फेसाइल कौन होगा, ये वाला है ना बच्चों। इसका मतलब ये वेरी फास्ट, ये दोनों भी वेरी फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शंस होती है इनकी, समझ गए। लेकिन OR की रिएक्शन इनसे थोड़ी स्लो होती है। फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, तो समझो मैंने आपको बताया था कि बच्चों OR ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट और OH ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट में इसका प्लस एम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से रिएक्टिविटी भी कम हो गई थी कार्बोनिल कार्बन की, लेकिन प्लस एम की वजह से इसको फायदा होगा ना। तो OR ग्रुप का प्लस एम वीक होने का रीजन क्या है बताओ, स्टेरिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया था, ये ओवरलैपिंग पुअर होती है, पढ़ा होगा GOC में आपने। तो इसका प्लस एम वीक होने की वजह से बच्चों ये जो ऑक्सीजन होता है ये इनसे लेस बेसिक हो जाता है, जिसकी वजह से इनका इनके कंपेरिजन में स्लो होता है, पर फिर भी फास्ट रिएक्शंस देते हैं। लेकिन इनकी कहानी क्या होगी, इनकी कहानी में जरा समझो, ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, इनके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको हेल्प करे, ये केवल सिग्मा बॉन्डों के थ्रू अपनी मदद कर पाते हैं। और ऐसे इफेक्ट्स में ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला होता है बच्चों, या भी प्लस आई इफेक्ट लगते हैं, पर इनका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों में से अगर आप देखें तो ये कैटेगरी क्या बन जाती है, यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं, यानी वेरी स्लो रिएक्शन यहाँ पे होंगे। अब बताओ यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लेस बेसिक है, क्योंकि बोरोन ये नहीं देखता कि तुम्हारा कार्बन क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, वो तो मैं बना दूंगा अगर पहले में कोऑर्डिनेट हो गया तो। नहीं समझे बात को, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, वो पहले इसको देगा, वो बॉन्ड बना लेगा, और बल्कि वहाँ पे जब पॉजिटिव O के पास जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वो तो खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो होते हैं ये इसके लिए बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ये लेस बेसिक है, पड़ोसी मदद नहीं कर रहे हैं इसको। और एसिड क्लोराइड की अगर बात की जाए, और आपने पढ़ा है बच्चों कि ये तो -I इफेक्ट दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, प्लस एम इनका बहुत ही वीक होता है, वीक। और अगर वीक प्लस एम इफेक्ट -I स्ट्रॉन्गर लग रहा है तो क्या होगा, ये दे पाएंगे क्या, नहीं, ये बहुत ही लीस्ट बेसिक बन जाता है बच्चों, ये लीस्ट बेसिक साइड बन जाती है। और लीस्ट बेसिक साइड बनने की वजह से इसकी रिएक्शन, नो रिएक्शन पॉसिबल, इनकी कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसका मतलब कमाल की बात देखो जरा, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में शुरुआत इनसे होती थी क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के ज़्यादा थे, बट बेसिक नेचर इनकी कम है, इसकी वजह से ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसका मतलब अब जहां शुरुआत यहां से होती थी, अब शुरुआत यहां से होगी और रिएक्शन इधर की ओर बढ़ेंगे।
मतलब इसी को बोलेंगे आगे चल के हम लोग सेलेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं ना बच्चों, उनके रिएक्शंस जो होते हैं वो अमाइड, एसिड और एस्टरो के लिए ज़्यादा पढ़े जाते हैं, इनके लिए थोड़ा कम पढ़ा जाता है ना। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होंगे इनमें से? दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए याद रखना ये सब मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। क्या मेरी बात आप समझ गए? और इनको बोला जाता है ये लीस्ट रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव तो नहीं बोल सकते, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिडक्शन तो इनका भी होता है, लेकिन इनके प्रेजेंस में इनका रिडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इन्हीं को बात करेगा, इनकी बात नहीं मानेगा वो, जैसे हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में करते थे। इसलिए इस पूरी बात को समझो, ये जनरल बात मैंने आपको बताई है। अब एक एक करके मैं अपने रिएजेंटों को लेके आ रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब मैं एक एक करके अपने रिएजेंट्स को लेके आ रहा हूँ BBH9 BBN या BH3 को। BBH3 को पहले स्टार्ट कर लेते, BH3 को, है ना। चलो अब एक बार ढंग से इसको देखो, चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले अपने BH3 मॉलिक्यूल की। BH3 और अक्सर ये बेटा B2H6 के फॉर्म में मिलता है, आपको पता होगा, क्योंकि ये बनाना बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, सेल्फ अपने में कुछ कर लेते हैं ताकि आप कंप्लीशन कर पाएँ। पर छोड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, एग्जाम में हमें क्या मिलेगा? BH3 मिलेगा, ठीक है। पर इसके साथ हमें सॉल्वेंट मिलता है बच्चों BH3 THF, याद रखना ये THF के फॉर्म में रहते हैं, या फिर BH3 SME2 डाइमिथाइल सल्फाइड। तो आपको रिएजेंट जो मिलेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी समझो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको समझना होगा। पहला, दिस इज हाईली कीमोसेलेक्टिव, हाईली कीमोसेलेक्टिव फॉर एसिड एंड अमाइड। एसिड एंड अमाइड के लिए ये हाईली कीमोसेलेक्टिव होते हैं, मतलब इनका जब तुम इस्तेमाल करोगे तो ये एसिड और अमाइड को सेलेक्टिवली रिड्यूस करेंगे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में। तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, इसी से काम होगा आपका, पक्का। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा देखो, एसिड क्लोराइड तो इससे रिड्यूस होते नहीं है, तो जो प्रोडक्ट बनता है मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, मैकेनिज्म ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना। अगर मान लीजिए कोई अमाइड है और अमाइड में आपने बच्चों BH3 का इस्तेमाल कर लिया है THF के साथ, तो आपको पहचानना पड़ेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ये सवाल होगा, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? जैसे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में बनते थे वैसे ही बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पूछा जाएगा वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ आप आसानी से कह सकते हैं ये जैसे वो उसको रिड्यूस करता था न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, बस पहला स्टेप अलग होगा, बाकी स्टेप्स कॉमन रहते हैं, इसलिए ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे वो आपका अमाइड साइक्लिक हो या फिर एसाइक्लिक हो, इन सब में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि बेटा BH3 THF डाल दिया, अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमीन्स में। दैट इज द की पॉइंट बच्चों, समझ गए मेरी बात को? तो अमाइड को रिड्यूस करके वो किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीन्स में, चाहे वो एसाइक्लिक हो या साइक्लिक, नोट कर लेना इसको बच्चों। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एसिड हो, क्या हो बच्चों? देखो, इफ वी हैव सम एसिड और यहाँ पे मेरे को BH3 दिया गया है, THF डाल करके दिया गया, तुरंत समझ लेना ये इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा? एसिड, ओह सॉरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, समझ गए? तो एसिड को भी अल्कोहल बना देगा। कोई एस्टर मेरे को दिया गया है, देखो बच्चा लोग एस्टर दिया गया है, मान लो यहाँ आपको BH3 डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दिया SME2, क्या करोगे? प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देने का। और अगर मेरे को कोई कीटोन दे रखा है और फिर BH3 डाल रखा है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, स्लो रिएक्शन होगी पर होगी जरूर। दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ OH और यहाँ पे CH3 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मान लीजिए वी हैव अल्डिहाइड, देन व्हाट वी हैव? प्राइमरी अल्कोहल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमाइड को अमीन्स में जो करते थे वैसी चीजें होंगी ना, बस थोड़ा डिफरेंस होगा इनकी सेलेक्टिविटी का। तो चलिए ये पॉइंट अगर आप नोट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कीमोसेलेक्टिव का मतलब होता क्या है, देखते हैं इसको, नोट कर लो इसको बच्चों।
बेसिक्स बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, अभी मैं स्टीरियो का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहले बेसिक्स समझ लो, फिर जैम के बच्चे तुम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओगे मेरे से, क्योंकि स्टीरियो पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर लग रहा है कि यस मुझे सीखना है, जरूर देखना आगे, है ना। जब मैं स्टीरियो की बात करूंगा तब, अभी पेशेंस रखना, स्टीरियो को मैं तब लेके आऊंगा ना जब आप ये बेसिक बातें समझ जाओगे, क्योंकि स्टीरियो बेटा आखिरी पॉइंट होता है रिएजेंटो का, तो उसको समझ लेना जो नेट के बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा ये स्टीरियो तो आ ही नहीं रहा, कैसा मास्टर है, आएगा और धमाल मचा के जाएगा, इसलिए इसकी चिंता नहीं करना, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग बात अब करने वाले हैं कीमो सेलेक्टिविटी का, और कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एक बार समझ लो थोड़ा सा, है ना। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दोनों अलग अलग हैं, और किसी स्पेसिस को आपने भेजा, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट ही है, और इस एजेंट ने अगर केवल इनसे बात करी हो, इसको छोड़ दिया हो, तो ये केमिकली सेलेक्टिव है किसी फंक्शनल ग्रुप को लेकर के, तो इसे हम कीमो सेलेक्टिव का नाम देते हैं। यानी वो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को केमिकली सेलेक्टिव है, वो उसको अटैक कर रहा है, दूसरे को छोड़ रहा हो, तो ऐसे को हम लोग कीमो सेलेक्टिव का नाम दे देते हैं। ये रिएजेंट कीमो सेलेक्टिव होता है। इसी तरीके से रेडियो सेलेक्टिव रिएजेंट्स होते हैं, वो मैं बात करूंगा जब मैं डिटेल बात करूंगा बहुत सारे चीज़ों की वहाँ पे। अभी मैं रिएजेंटों की बात करूँ तो ये कीमो सेलेक्टिव होते हैं। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल दिए गए हो, और इसी मॉलिक्यूल में सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखो बच्चों, इफ़ वी हैव अ कीटोन और इफ़ वी हैव अ अमाइड, अमाइड है ये, समझ गए, और यहाँ पे तुम BH3 को डाल देते हो, तो ये BH3 ना इनको रिड्यूस करता है और इनको छोड़ देता है। ये बात दिमाग में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए वी हैव अ एल्डिहाइड, और मान लो कोई कीटोन है, और वी हैव अ एसिड, वी हैव अ एसिड BH3, ये क्या करेगा, एसिडों को रिड्यूस कर देगा, कीटोनों को छोड़ देगा। मतलब दैट इज द की पॉइंट, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नोट करो इसको जरा जल्दी। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये चीज, वी हैव एन एस्टर, वी हैव एन एस्टर एंड वी हैव एन एसिड, एंड इफ वी हैव BH3 molecule THF, then what will be the selectivity? Which one is more basic? This one is more basic. इसको काटा मार दो, ये इसके लिए रिएक्शन नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। Similarly, if we have an amide and if we have an ester, what will happen? Yes, amide will reduce, ester will not reduce. पक्का समझ गए ना। तो इस तरीके की सेलेक्टिविटी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ये एसिड और एस्टर दोनों हैं तो वो इसी को रिड्यूस करेगा, इसको छोड़ देगा। अमाइड और एस्टर दोनों हैं तो अमाइडो के लिए सेलेक्टिव होगा, यानी एसिड और अमाइड का ये भक्त होता है, मतलब ये इन्हीं पे अटैक मारता है अगर दूसरे फंक्शनल ग्रुप है। अगर वो अकेले आते हैं ना तो फिर ये इससे बात कर सकता है, पर अगर दोनों आएंगे तब तो वो इसी के लिए सेलेक्टिव होता है ना। धमाकेदार बात। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। सेलेक्टिव क्यों हुआ पता है आपको? बेसिसिटी का ऑर्डर मतलब मोर बेसिक हो जाते हैं ये, दैट्स वाई। नोट कर लोगे इसको। तो कीमो सेलेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया बच्चों की जो एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाए। फाइन। अब का सवाल कैसे एग्जाम में मिलेंगे, दैट इज द की पॉइंट। हाउ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, जो आपको सॉल्व करने होंगे। जरा देखो इधर बोर्ड पे देखना बच्चों। इफ वी हैव दिस सिस्टम, देखो इफ वी हैव, मान लो यहाँ पे आपके पास एक एस्टर है एंड इफ यू हैव एन एसिड, फाइन। इसको यहाँ पे CH3 मैंने लगा दिया। बिल्कुल देखना, बिल्कुल आसानी से समझना इसको। इफ वी हैव BH3 THF and if we have lithium borohydride, what will be the product? दोनों को मैं एक साथ लेके आया हूँ क्योंकि एग्जाम में कंपैरिजन का सवाल आएगा। दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर BH3 को लेके आया हो तो क्या होने वाला है? इज इट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर? तो ये बताओ किसके लिए सेलेक्टिव होगा? क्या ये सेलेक्टिव है? बिल्कुल सेलेक्टिव है। क्या एस्टर को रिड्यूस करेगा एसिड को? एस्टर को काटा मार दो। व्हाट विल बी द नेचर, व्हाट विल द प्रोडक्ट? बच्चों बताओ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ CH3, यहाँ पे जरा देखो इधर, और एस्टर तो एज इट इज रह गए कि भाई। और व्हाट इज द नेचर? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन गया होगा। और मैंने आपको बताया है बच्चों कि यहाँ जो एस्टर है और एसिड अगर एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, फर्दर अटैक करके लीव हो जाता है कि नहीं होता बताओ? ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन इसको बोलते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे एक साइक्लिक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। यस, वी हैव
and ester, cyclic ester. This one is the cyclic ester बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि BH3 है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एसिड को रिड्यूस करेगा और एसिड को रिड्यूस करके वो अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहल और एस्टर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो साइक्लाइजेशन पॉसिबल है, यू नो दैट। लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात की जाए बच्चों तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, पक्का। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है तो इसका रास्ते थोड़े अलग है, ये मोर रिएक्टिव कार्बोनिल को अटैक मारता है जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो और इसके इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एस्टरो की ज्यादा है। तो आपको पता है ये सब आप सीख चुके हो, यानी यहाँ पे वी हैव द रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड द एस्टर विल बिकम अल्कोहल एंड एसिड रिमेन्स एसिड। और ऐसे केसेस में यू नो दैट कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, नहीं एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पे वी हैव द प्रोडक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्या देखो जरा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5 और 5th कार्बन पे ऑक्सीजन है और CH3 यहाँ पे लगा है। डू यू फाइंड समथिंग डिफरेंस? बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों आइसोमर्स हैं। इसका मतलब ये अलग होगा, ये अलग होगा, समझ गए? क्योंकि यहाँ एसिड रिड्यूस हुआ है, यहाँ एस्टर रिड्यूस हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी ऑफ दैट रिएजेंट, क्योंकि उसने एक को प्रिफर किया है, दूसरे को टच भी नहीं किया। क्या मेरी बात आप समझ गए हो बच्चों? पक्का ना? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, फटाक से इसको नोट कर लो। तो BH3 का इंपॉर्टेंट रोल आपको पहचानना पड़ेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ रहे हो? पक्का ना? गुड। चलिए अब थोड़ी सी पॉइंट को और बढ़ा देते हैं। जैसे इफ यू फाइंड समथिंग दिस, इफ वी हैव अ साइक्लिक अमाइड, सिमिलरली इफ वी हैव अ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। और यहाँ पे भी है BH3NTHF। पहला सवाल एग्जाम में क्या पहचानना होगा? ओहो पढ़ा है BH3, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल। और अगर ये दो कार्बोनिल एक साथ आ गए, अमाइड और एस्टर दोनों हैं, कौन सेलेक्टिव है? ये इस पे अटैक ना, कुछ नहीं। इसका मतलब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बच्चों? यहाँ पे आपके अमाइड रिड्यूस होकर के अमीन्स में तो कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, पर जो हमारा एस्टर है वो क्या रहेगा? साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, उसको तो कुछ करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? इफ वी हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देयर, you know about this, it is a nucleophilic hydride donor, or if it is a nucleophilic hydride donor and a strong nucleophilic hydride donor, it will reduce both। और both को reduce करने पे क्या बनता है आपको पता है? ये तो अपने अमाइड से अमीन में तो चले जाते हैं, पर बेचारा जो हमारा साइक्लिक एस्टर होता है वो तो बर्बाद हो जाता है, बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ पे ये OH, इस कार्बन पे OH लग जाता है बच्चों, है ना? और यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा होगा? OH, और यहाँ भी OH। इसका मतलब द प्रोडक्ट इज डिफरेंट देयर ना। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर एंड इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर बोथ प्ले डिफरेंट रोल। तो BH3 को थोड़ा ढंग से देख लेना, पक्का देख लोगे? पक्का देख लोगे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो BH3 का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यही आपको सबसे पहले समझना होता है। पक्का समझ गए बच्चों? चलिए ये कहानी थी BH3 की। 9BBN को मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है? काम हमारा अब अगला है डाइबल H का। मतलब देखो इलेक्ट्रोफिलिक डोनर में अब हमारा अगला रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारा हीरो है जिसके इर्द गिर्द अब हमें बात करनी है, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। और लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड डोनर है बच्चों। अब मुझे इसको ना कंसाइज तरीके से आपको समझाना है कि एग्जाम में आप इसको पहचान लो और तुरंत इसके प्रोडक्ट को ड्रॉ करो कि ये क्या करेगा। तो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ढंग से इसको समझ लेना, यही आपके मदद करने वाला है। मतलब सबसे पहला सवाल ये क्या होता है, जरा देखो। इसका मतलब ये 4 कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला काम, ये पार्शियल रिडक्शन ऑफ, देखना बच्चों, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एस्टर के लिए इस्तेमाल होता है।
पार्शियल रिडक्शन से एस्टर, एस्टर का मतलब बच्चों क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको। एस्टर को दो तरीके से रिड्यूस कराया जा सकता है, कंप्लीट और पार्शियल। पार्शियल का मतलब इससे अगर एल्डिहाइड तक रोक दोगे, दैट इज अ पार्शियल रिडक्शन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसे लैक्टोन्स को लैक्टोल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं बता रहा हूं उन पे फोकस अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही चीजें एग्जाम में आपको परेशान करती हैं। दिस इज द लैक्टोन्स, यानी लैक्टोन्स क्या होते हैं बच्चों? दैट इज द साइक्लिक एस्टर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? साइक्लिक एस्टर कहा जाता है। और साइक्लिक एस्टर में अगर आपने डाइबल एच को डाला है तो लैक्टोल्स बनते हैं। लैक्टोल्स बोले तो क्या होता है बच्चों? इसी कार्बन पे यहाँ पे OH लगा देते हैं, यानी कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को मिटा के OH बना दोगे ना, दैट इज कॉल्ड लैक्टोल। ठीक है, तोड़ना नहीं है, लैक्टोल तक रोकना है। एंड द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पार्शियल रिडक्शन ऑफ, देखो इधर, पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनो ग्रुप, मतलब RCN को रिड्यूस करके ये इसे एल्डिहाइडो तक रोकता है। अब इसे अमीन भी बनाया जा सकता था, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाते थे, लेकिन ये इसको नाइट्राइल से एक एल्डिहाइड तक रोकेगा। दैट इज द की पॉइंट, समझना। इन दोनों को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इसकी कहानी है, इसकी लैब में जरूरत ही एल्डिहाइड बनाने के लिए की जाती है, क्योंकि और भी तो रिएजेंट है ना। कोई रिएजेंट लैब में क्यों बनाया जा रहा है जब उसका सब्स्टिट्यूटेड कोई है ही तो, है ना। तो इसके एल्डिहाइड बनाने का तरीका बहुत कम रिएजेंटों के पास था, तो ये रिएजेंट डेवलप किया गया जिससे हम एल्डिहाइड तक रोकेंगे। और चौथा पार्ट है, देखो इधर, यानी वी कैन से दैट 1,2 एडिशन ऑफ, इसका इस्तेमाल क्या होता है? 1,2 एडिशन ऑफ इनोन। 1,2 एडिशन ऑफ इनोन का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि यहाँ पे हमारे पास एक कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हुआ और डाइबल H डाल करके ना हम C डबल बॉन्ड O को केवल रिड्यूस करके अल्कोहल यानी एनाइलिक अल्कोहल बना सकते हैं। यानी इनोन को रिड्यूस करके हम इनोल तक मतलब अलाइलिक अल्कोहल बनाते हैं। याद है ना, NaBH3CeCl3 लिचार्ड रिएजेंट यही काम करता था, याद है आपको? इसका मतलब ये हमारा चौथा पार्ट था। और पांचवा पार्ट था जो आपको थोड़ा एक्सेप्शनली लगेगा, ये काम क्या करता है? देखो इधर, देखो बोर्ड पे, यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टरों को, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों, देखो विनाइलिक एस्टरों को, विनाइलिक एस्टर, दिस इज द की पॉइंट, विनाइलिक एस्टर को ये अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अलाइलिक अल्कोहल मतलब क्या बोला मैंने? देखो इधर कि इफ वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और वी कैन से विनाइलिक एस्टर, इसको कार्बन को विनाइलिक बोलते हैं। और यहाँ अगर डाइबल H हमने डाला है ना, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? देखो, इस कार्बन को पूरा का पूरा रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके लिए आप डाइबल H का इस्तेमाल पूरी ऑर्गेनिक में करोगे, और यही आपको दिमाग में रखना है। तो 5 पॉइंट्स क्या क्या बताया मैंने बच्चों? देखो इधर, एस्टर को एल्डिहाइड वो समझना होगा, लैक्टोन्स को लैक्टोल ये समझना है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड तक रोकना है, एंड द इनोन को इनोल, एंड विनाइलिक एस्टर को ये अलाइलिक अल्कोहल तक करता है। तो 5 रिएक्शंस हैं, 5 डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एस्टर टू द एल्डिहाइड। क्या होगा जरा बोर्ड पे देखने का बच्चों, मतलब इसको मैं पूरा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे को डाइबल H की स्टोरी पढ़नी है, फाइन। तो डाइबल H की स्टोरी में हमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट, इसका जो मेन काम है वो क्या है जरा देखो, मैंने अभी बताया ये किसी एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा बच्चों? एस्टर को एल्डिहाइड में। तो क्या होता है जरा समझना। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपलेस्ट एस्टर दिया है मैंने, दैट इज अ एस्टर, और यहाँ पे एग्जाम में आपको डाइबल H लिखा हुआ मिलेगा, चाहे तो ये मिलेगा या फिर डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड मिल जाएगा। सिंपल है, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन पता होगा। और यहाँ बच्चों याद रखना, वर्किंग टेम्परेचर इसका -78 डिग्री सेल्सियस होता है LDA की तरह। मतलब क्या होता है जरा देखो यहाँ पे, तो इस टेम्परेचर पे जब ये एक्ट करता है तो इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ी है। क्या होता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग? अगर मान लो मैं इसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलूँ, यहाँ पे R लिखा है और यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोजन है, RR ग्रुप मान लो इसको, है ना। पहले काम क्या होता है जरा बता बच्चों? ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंटरेक्शंस होती है, पता होगा ये तो बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ
यहाँ R और H कहाँ है, दैट इज H ना, जिसको ट्रांसफर करना है बच्चों बताओ। और यहाँ आपका है OR और O पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव। जैसे बोरोन था वैसे एल्युमिनियम होगा। अब हाइड्राइड का ट्रांसफर इजीली हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। यस, वी कैन इजीली ट्रांसफर हाइड्राइड देयर, बॉन्ड शिफ्टिंग करा सकते हैं कि नहीं। जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, यहाँ R, यहाँ पे बच्चों क्या होगा O और यहाँ एल्युमिनियम, दोनों तरफ R ग्रुप लग गए होंगे। और यहाँ बच्चों क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लगा होगा कि नहीं होगा बताओ। यस, वी हैव अ हाइड्रोजन देयर और यहाँ OR लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, देयर इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स, एस टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। अब सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे ये उठेगा, बोर्ड पे देखते रहना। इस टेम्परेचर पे दैट टेट्राहेड्रल फॉर्म इज ए स्टेबल फॉर्म, यानी ये O एल्युमिनियम का बॉन्ड, क्योंकि O का बॉन्ड वापस आए और OR बाहर निकल जाए, क्योंकि एस्टर में तो ऐसे कोलैप्स कर जाता है, एस्टर एल्डिहाइड में बदल जाता है ना, फिर फर्दर इसको एल्डिहाइड से अल्कोहल बना देगा डाइबल H। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये -78 डिग्री पे ये स्टेबल रहता है। ऐसी बातें मैंने पहले भी की हैं आपसे। और अगर ये स्टेबल है बच्चों, उसके बाद जब यहाँ वर्कअप की जाती है ना, तभी बताओ वर्कअप से दो काम होता है, मैंने आपको बताया था। यानी ये एल्युमिनियम हाइड्राइड क्विंच कर जाएगा डाइबल H, वाटर डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि फर्दर अटैक के लिए बचेगा नहीं। और हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, ये ब्रेक कर जाएगा, बोलो। और जैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे वी हैव व्हाट, देखो इधर देखो, वी हैव OH, वी हैव OR एंड वी हैव H। और एसिडिक कंडीशन है तो मान लो अगर ये प्रोटोनेट हो गया एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि दो और लगे हैं और आपको पता है एसिडिक कंडीशन में टूट जाएंगे ना, ये लोन पेयर वापस आएगा, ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। और देखो इधर देखो बच्चों, इसको H को भी इधर ही लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। इसका मतलब यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से सवाल उठेगा, ये O बाहर निकला, यहाँ R, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये H और O पे पॉजिटिव चार्ज, H को रिलीज करके ये किस में बदल गया बच्चों बताओ, एल्डिहाइड में। अब इसके लिए कुछ नहीं प्रेजेंट, अब डाइबल H मौजूद नहीं है, ये इसको रिड्यूस अब नहीं करेगा। इसका मतलब एक एस्टर को रिड्यूस करने के लिए इस इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाना पड़ेगा, जो वर्किंग टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है वर्किंग टेम्परेचर, और इसको रिड्यूस करके वो एल्डिहाइडो तक छोड़ जाता है। तो ये की पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों कि एस्टर है तो उसे रिड्यूस करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइडो में। क्या मेरी बात आप समझ पाएँ? तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है, इसको समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो क्या दिक्कत है, हटाना इसको, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, मिटा दो इसको। चलिए मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और आपको सवालों का जवाब अब देना पड़ेगा कि एस्टर को एल्डिहाइडो में कन्वर्ट करने का हमारा ये काम है, और हम कर भी देंगे, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे इफ वी हैव दिस एस्टर, देखना बच्चों, इफ वी हैव दिस एस्टर और एग्जाम में लिखा हुआ है डाइबल H -70 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट what will be the A, समझ लो, फाइन। सेकेंड, इफ वी हैव PPH3 pi bond CHCHO, what will be the product B? कोई भी बता देगा इसको। इफ वी हैव अ डाइबल H, what will be the reduction product, बताओ। अब तुम पहचानोगे डाइबल H को, मैं जानता हूँ, आई नो दैट रिएजेंट राइट नाउ, और ये करता क्या है ये भी मुझे पता है, एक एस्टर को रिड्यूस करके हम इसे एल्डिहाइड में छोड़ आते हैं, है ना कमाल की बात। अगर एल्डिहाइडो में छोड़ा है, अगला रिएजेंट क्या है बच्चों, PPH3 रिएजेंट है ये, क्या ये नेम रिएक्शन का है, विटिक रिएजेंट है ये। यस, विटिक रिएजेंट को हम जानते हैं, और ये इससे अल्कीन बनाता है, और जब अल्कीन बनाएगा यहाँ पे तो इस बात का ख्याल रखना है ट्रांस अल्कीन बनाने का, है ना बच्चों। अबे ट्रांस बनाएगा ना यार, क्योंकि ये अल्कीन आपको देखो रहे, ये ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि विटिक की ये क्या है, स्टेबल इलाइड है पक्का। तो ये कहानी है एल्डिहाइड बनाने की, तो डाइबल H का रोल है एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का। क्या हमारी बात आप समझ पाए? नोट डाउन कर लीजिएगा, फाइन। करते हैं आगे की बात, देखो इधर। इसी तरीके से जो एल्डिहाइड बनेंगे उनके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना, चाहे वो सिंपल मान लो एक अल्डोल कंडेंसेशन में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे रिएक्शन जो आपने एल्डिहाइडो के पढ़ी हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। दिमाग में भी रखो कि यस इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड। अब लैक्टोन से दूसरा रिएक्शन लिखो बच्चा, लैक्टोन्स को लैक्टोल में कन्वर्ट करने का। वाह, लैक्टोन्स को लैक्टोल में कन्वर्ट करने का क्या होगा, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं लैक्टोन्स की बात करूँ, जैसे लैक्टोन्स बच्चों है ना बच्चों, और यहाँ पे अगर मैं डाइबल H को लिख देता हूँ, डाइबल H को लिख देता हूँ -70 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, सिमिलर मैकेनिज्म वही करेंगे हम लोग जो अभी तक करते आ रहे थे।
मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी क्या, कर लेते हैं, एक बार लाइफ में कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे, है ना। पर थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए ना, तभी तो मैकेनिज्म समझ के रखा होगा, तो कहीं भी एग्जाम में अगर फंस भी जाएं तो शायद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज डेवलप हो गया है प्लस, यहाँ पे डेवलप हो गया माइनस, अटैक करके बॉन्ड ओपन करना है, और -70 डिग्री सेल्सियस पे ये कोलैप्स नहीं होता बच्चों, याद रखना, ये कोलैप्स नहीं होगा। और अगर कोलैप्स नहीं होगा तो एल्युमिनियम के RR ग्रुप लग गए होंगे और H यहाँ पे लग गया होगा। और जब वर्कअप करोगे देखना इधर, तो ये तुम्हारे को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, OH में। ये साइक्लिक, अब इस कार्बन पे देखो लैक्टोज क्या होते हैं, एक तरीके से ये क्या है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो एक कार्बन पे एक O एक OH और ये एक H लगा होगा, इसे हेमी एसिटल कहते हैं, याद है, हेमी एसिटल बोला जाएगा इसको, हेमी एसिटल। अगर OR लग गया होता तो इसको एसिटल्स बोलते थे, है ना बच्चों। तो एक कार्बन पे अगर OR ग्रुप 2 लग जाते थे तो याद है इसको कीटल और एसिटल बोलते थे, कीटल्स बोलते थे, एसिटल्स बोलते थे। अगर एक कार्बन पे एक OH लगा है और एक OR है तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, बताओ बच्चा। अगर कीटल्स होता तो हेमी कीटल, कीटोन से बना थे तो हेमी कीटोन बोलते थे, हेमी था, और ये एसिटल्स थे, इनको हेमी एसिटल्स बोलते थे, याद है, अरे याद होगा ना यार। तो इसका मतलब यहाँ देखो एक कार्बन पे एक OH लगा हुआ है और इसको OR ही बोलोगे तो हेमी एसिटल्स हैं, और हेमी एसिटल्स यानी साइक्लिक हेमी एसिटल्स को ही क्या बोला जाता है बच्चों, याद रखना, लैक्टोल। सिंपल है। तो लैक्टोन्स को साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स, साइक्लिक एसिटल को लैक्टोल। तो सिंपल, एक लैक्टोन से लैक्टोल बनाने की जर्नी होती है, ये इसको दिमाग में रखिएगा। ये इक्विलिब्रियम में भी होता है, ये बॉन्ड टूट करके बॉन्ड हट जाता है, तो कार्बोनिल और एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल में तो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म इसका स्टेबल होता है, इसलिए ये साइक्लिक फॉर्म में मौजूद रहता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना। तो लैक्टोन्स को लैक्टोल बनाना हो, आइए ना डाइबल H के पास, पक्का समझ गए, की पॉइंट दिमाग में रख लेना बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थी बच्चों लैक्टोन्स को लैक्टोल बनाने की। और तीसरा रिएक्शन मैं बता रहा हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे ये एक नाइट्राइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक एल्डिहाइड में, है ना कमाल की बात। यहाँ भी देखो पार्शियल रिडक्शंस में काम आएगा। और इसकी कहानी क्या बनेगी, देखो डाइबल H यहाँ अगर डाल दिया है गलती से किसी ने, और आपसे पूछा है कि डाइबल H अगर डाल दिया है और साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये इसे एल्डिहाइड में बनाएगा। मैकेनिज्म बस समझने के लिए रख लो, काम नहीं आएगा उतना, पर फिर भी कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस होता है। एनोन पेयर है, एल्युमिनियम है, देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ R और यहाँ R, वही कहानी होगी। N का अटैक हुआ, जैसे अटैक हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ H, N पे बना पॉजिटिव, N पे बना नेगेटिव। हाइड्राइड का अटैक, बॉन्ड ओपन, जैसे बॉन्ड ओपन हुआ R C पाई बॉन्ड N, यहाँ पे H, और यहाँ क्या होगा एल्युमिनियम, यहाँ पे R। समझ गए। -70 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। एंड देन आफ्टर इफ डूइंग वर्कअप, अगर वर्कअप करोगे व्हाट विल यू डू, बताओ जरा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ H, और ये बॉन्ड टूटेगा, H और OH होंगे यहाँ पे बच्चों। ये क्या ले जाएगा OH, ये ले जाएगा H, ये क्या है इमीन, और एसिडिक वर्कअप में ये टूट के क्या बन जाएगा, अरे ये सब पढ़ा है ना यार, दिस बिकम एल्डिहाइड। इमीन को हाइड्रोलाइज करते 12th में पढ़ा होगा, इस बॉन्ड को तोड़ करके एल्डिहाइड बना देते हैं। तो साइनो ग्रुप को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। कमाल की बात है ये, नोट डाउन कर लो, इसको करो नोट डाउन। तो साइनाइड को आप यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि काम हमें ज़्यादा करना है, बात करनी नहीं है। काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपन को वही काम है यार, ठीक है। बातें ज़्यादा नहीं, केवल कंटेंट की बात करेंगे, है ना। जब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे तो फिर बात करेंगे, तब बात करेंगे हम लोग कि भैया हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ था हमें, इतना तो बोलोगे क्या, बोल देना कभी अगर ऐसा लगे तो। अगर नहीं फ़ायदा हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, यार क्या पढ़ाया, आया ही नहीं कुछ। फिर भी कोशिश करने का है अच्छे से। देखो इधर, if we have this cyano group, then after यहाँ पे डाइबल H लिखा हुआ मिलेगा आपको, टू इक्विवेलेंट, देखना यहाँ पे फर्स्ट। देन आफ्टर इफ यू से सर यहाँ पे NOH भी डाल दिया है,
क्या करना है, तो डाइबल एच डाला बच्चों। देखो एग्जाम में अगर दो साइनो ग्रुप लगा हुआ है ना, दोनों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर दोनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए हैं, फर्दर यहाँ आया है OH माइनस, क्या करने वाला है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये आप जानते हैं, पढ़ा रखा है मैंने नेम रिएक्शनों में। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल और एल्ड्रोल के बाद आपको कहानी पता होनी चाहिए क्या बनाने वाला है ये। तो दैट इज द की पॉइंट बच्चों, आप इसको समझ जाइएगा। साइनो ग्रुप अगर एग्जाम में दिए गए होंगे, डाइबल एच डाला गया होगा, प्लीज रिड्यूस इट टू एल्डिहाइड एंड देन जो एल्डिहाइड के साथ जो करना है वो करेंगे हम। समझ गए बात। तो डाइबल एच का इस्तेमाल मेनली नाइट्राइल ग्रुप को और एस्टरो ग्रुप को एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है। नाउ द फोर्थ यूज ऑफ दिस रिएजेंट इज रिडक्शन ऑफ इनॉन टू अलाइनिक अल्कोहल। तो ये क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, इसको हटाऊं, ऐसे लिखता हूं मैं। मान लो मेरे पास एक इनॉन दिया है बच्चों, और यहाँ पे मेरे को डाइबल एच डाल करके दिया गया है। क्या करता है ये, इस इनॉन में से केवल कीटो फॉर्म को रिड्यूस करके अल्कोहल अल्कीन एज इट इज। कैसे किया होगा, कर सकते हैं हम लोग काम इसका। देखो इधर यहाँ पे भी है वह कार्बोनिल, और डाइबल एच का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम हाइड्राइड है मेरे पास, RR ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन पड़ा है, अटैक किया होगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे बना है O एल्युमिनियम RRR प्लस 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 HHH। What do you do now? H को वहाँ पे अटैक कराना है, बॉन्ड को ओपन करना है, एंड इफ यू डूइंग दिस मतलब हुआ ये O एल्युमिनियम R और R एज इट इज, और हाइड्रोजन लग गया, है ना कमाल की बात। कीटोन के साथ जैसे किया था वैसे कर रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद जब वर्कअप करोगे क्या होगा, यहाँ पे वर्कअप एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समझना। वर्कअप एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, खुद समझना होगा। इसको बॉन्ड को तोड़ देने का है और इसे अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देने का होगा। क्या हमारी बात आप समझ पाए बच्चों? दैट इज द की पॉइंट, नोट डाउन कर लेना इसको, कर लेना इसको। तो एक इनॉन को रिड्यूस करने का ये काम करता है, जो काम सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड का भी हुआ करता था। तो देखो अगर एग्जाम में नॉर्मल आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, तो कैसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इससे मैं फर्दर आगे बहुत चीज़ों से कनेक्ट करूँगा। जैसे अगर मान लीजिए वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे मेरे पास कीटोन दिया है CH3 मान लो मेरे पास है, एंड इफ वी हैव डाइबल H, फाइन, -78 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट, सेकेंड we have MCPBA, what will be the product? क्या बोलोगे, यानी A मान लो A बना दिया, उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। A बनने के बाद now we have what, MCPBA। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुमने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। CH2I2 जिंक कॉपर, याद है ये कहानी अलाइलिक अल्कोहलों की है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मान लो 2 ही रिएजेंट में भी देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी थोड़ा आपको पता होगा कि डाइबल एच डाले होंगे तो सेलेक्टिविटी ए क्या बना होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ओहो अल्कीन इनोन है, पार्शियल रिडक्शंस करके ये इसको इनोल बनाएगा, सॉरी अलाइलिक अल्कोहल बनाएगा। और अलाइलिक अल्कोहलों को ना MCPBA का मतलब क्या होता है, इपॉक्सीडेशन, अल्कीन को इपॉक्साइड बनाना। CH2I2 का मतलब क्या होता है बच्चों, CH2 यानी आइसो, एक तरीके साइक्लोप्रोपेन ग्रुप बनाना। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम आगे पढ़ोगे ये अल्कीन, इनको अल्कीन चाहिए, और अल्कीन तुम्हें चाहिए होगा, कीटोन को रिड्यूस करा तो अल्कीन बच जाएगा। यहाँ पे इनको भी अल्कीन चाहिए, और ये क्या बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन की रिंग। क्या हमारी बात आप समझ गए, पक्का ना बच्चों? ये कहानी है किसी डाइबल एच की, जब वो इनॉन देखेता है तो वो इसको इस तरीके से रिड्यूस कर देता है। शायद आपको पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है। चलो आगे बढ़ें। इनॉन को रिड्यूस करने का काम इसका होता है, जो इसे बाकियों से थोड़ा अलग बना सकता है। और देखो अगर जैम में क्वेश्चन आपको मिला, जैम में आपको क्वेश्चन मिला कि इफ़ वी हैव दिस मॉलिक्यूल बच्चों, और यहाँ पे वी हैव दिस मॉलिक्यूल, और इसको ये बनाना है, बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे। मैं अभी क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आऊँगा, पहले एक बार टॉपिक खत्म हो जाने दो ना, फिर मज़ा आएगा यार। अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज लेके आऊँगा मज़ेदार, यानी जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करके कुछ बन रहा है या नहीं, वो सब क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे हम। देखो इधर, इफ वी हैव दिस रिएक्टेंट टू दिस प्रोडक्ट, विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर इन दिस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बी
सोडियम बोरोहाइड्राइड, C NaBH3 NaBH4 सीरियम क्लोराइड एंड D डाइबल H। इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ MSQ, मतलब विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर दिस, तो बताओ अलाइलिक अल्कोहल को ये दोनों काटा मार देना, ये दोनों तो पूरे का पूरा रिड्यूस कर देंगे, पर सोडियम बोरोहाइड्रेट सीरियम क्लोराइड हो और डाइबल H हो, ये दोनों पे टिक मारना पड़ेगा क्योंकि ये इनोन को अलाइलिक अल्कोहल तक रोकते हैं, है ना। और अलाइलिक अल्कोहल की फिर आगे बहुत सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी पड़ेगी, तो प्लीज़ अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, दैट इज़ द की पॉइंट। अभी मैं केवल रिडक्शंस की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस इज द स्टोरी ऑफ डाइबल H फॉर द थर्ड और फोर्थ पार्ट। लैक्टोन्स हो तो मैंने क्या किया, इसमें एस्टरो को एल्डिहाइड बना लिया, लैक्टोन्स को लैक्टोल बना लिया, साइनो को एल्डिहाइड बना दिया, इनोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ देखो लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो इसके कहानी है बेटा, यहाँ पे विनाइलिक एस्टरों की, दैट इज द पॉइंट। विनाइलिक एस्टर है और विनाइलिक एस्टरों में अगर तुम डाइबल H को डालते हो तो ये इसे कंप्लीट रिड्यूस कर देता है, याद रखना, अलाइलिक अल्कोहलों में। ये एक्सेप्शन की तरह काम करता है, ये एक एक्सेप्शन है ना। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखती हैं इसको, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ जूफिल की किताब से। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन जूफिल की किताब का आ जाता है, क्योंकि हम तो तैयार रहते हैं एल्डिहाइडों को बनाने के लिए एस्टरों से, पर याद रखना बच्चों, अगर ये विनाइलिक एस्टर है ना, प्लीज़ जैम वाले बच्चों तुमसे सवाल नहीं होगा ये, मतलब वो सवाल ही नहीं करेगा जैम वाला, नेट वाला कर सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, इसको प्रिपेयर करने के लिए कहेगा सबसे पहले, उसके बाद ये डालेगा। जैसे ज़रा देखो इधर, मान लो इफ़ वी हैव दिस कीटोन, फाइन, एंड इफ़ वी हैव दिस reagent PPH3 pi bond CH double bond OET first then डाइबल H। देखना बच्चों क्या करते हो तुम, अगर ये एस्टर दिया है तो इसको तुरंत कीटो अल्कीन बनाना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे C डबल बॉन्ड OET। EZ की बात करेंगे नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल था, है ना। अगर ये मान लो अनसिमेट्रिकल होता, ये होता इस तरीके का CH3, तब तो EZ की बात कर लेते ना, यहाँ CH3 लगाना पड़ता ना बच्चों, क्योंकि E बनाते, मतलब CH3 इधर बनता तो इस OET को इधर लगाते, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में ये 1 आता, ये 2 आता, ये H होता, तो ये 1 ये 2 E बनाना पड़ता, है ना। उसके बाद यहाँ पे डाल देता डाइबल H, तो क्या करते, ये एक एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का ख्याल आप रखोगे, यानी दिस वाल अल्फा बीटा, ये पाई बॉन्ड की वजह से इसकी रिडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब वो एक्सेप्शनल तरीके से बिहेव करता है, फाइन। इसका भी लॉजिक है, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है, पर फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत रेयर चांस है आपसे पूछेगा, लेकिन एक्सेप्शनल भी याद रखिएगा। इफ़ विटिक रिएजेंट और डाइबल H का सवाल ये अगर देता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये शामिल हो जाता है। तो मैंने क्या बताया आज के लेक्चर में आप लोगों को बच्चों की एक BH3 का क्या रोल था और एक डाइबल H का क्या रोल था। क्या मेरी बात आप समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, ठीक है। हाँ, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अब लास्ट रिएजेंट दैट इज 9BBN, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो 9BBN की स्टोरी क्या बनेगी उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार आप बोर्ड पे ढंग से देखेंगे। तो 9BBN की क्या स्टोरी है बच्चों, देखो इधर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर लास्ट रिएजेंट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एंड 9BBN। और ये होता क्या है एक बार देखिए इसको। ये 9BBN का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इधर। 9BBN का मतलब कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे ना बच्चों ये साइक्लो ऑक्टा डाइईन से बनाया गया था। जब तुम यहाँ BH3 डालोगे तो याद है आप पढ़ते थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, BH3 क्या करता था, अपना एक B यहाँ लगा देता था, यानी यहाँ पे अगर BH3 डालोगे तो BH3 क्या करेगा बच्चों, देखो इसके साथ अगर BH3 डालोगे तो एक ये इससे इंटरेक्ट करता, ये H यहाँ चला जाता और यहाँ क्या बनता, BH2 बन जाता था, याद है, यहाँ H लग जाएगा। फर्दर अल्कीन यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल और ये लुईस बेस एसिड और ये बेस की तरह काम कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेगा। तो ये क्या करता था, यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म पे ही अटैक, अपने ही रिएक्शन अल्कीनों पे अटैक मार देता था इंट्रामोलिकुलरली। तो बताओ अगर इंट्रामोलिकुलरली अटैक मारेगा तो यहाँ B यहाँ लगा होगा बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और फर्दर ये H एक ट्रांसफर कर देगा और एक H इसके पास रह जाता है। तो देखो ये एक तरीके से ब्रिज मॉलिक्यूल है कि नहीं, अरे ब्रिजिंग तो हो गया होगा ना यार, 8 मेंबर्ड की रिंग है और बोरोन क्या है, ब्रिज की फॉर्म में है। तो इसी को हम लोग 9
BBN का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 9 मेंबर की सिस्टम बन गई, नहीं 8 पहले से था, एक और आ गया, तो ये 9 का नंबर यानी साइक्लिक फॉर्म के मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन कर देता है। अब BBN की हेड वो देख लेना, उससे कोई मतलब नहीं हमें। इसको रिप्रेजेंट क्या करता है, कैसे किया जाता है वो देखो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव दिस सिस्टम, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अम्ब्रेला टाइप के स्ट्रक्चर को, है ना, थोड़ा सा मतलब पैराशूट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब 9 BBN आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसकी खासियत क्या होती है वो देख लो जरा, है ना। ये एक तरीके से बल्कि रिएजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, बल्कि रिएजेंट होता है। और बल्कि रिएजेंट होगा तो इसका इस्तेमाल जनरली स्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए किया जाता है, और ये BH3 की तरह ही काम करता है। ये भी आपका कोई भी अगर देखो इधर देखो, अगर कोई भी आपका कीटोन हो उससे अल्कोहल बनाएगा ये। 9 BBN अगर डालोगे, सिंपल है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, 9 BBN डाला, अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा, है ना। पर इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादातर जो पढ़ी जाती है ना, इसका काम स्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए किया जाता है, जो हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि स्टीरियो केमिकल रिएक्शंस हमारा अलग से चैप्टर है इसका। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग जरूर से जरूर करेंगे। पर हाँ, पर ज़्यादातर 9 BBN का इस्तेमाल पता है कहाँ होता है, ये मेनली एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीनों में किया जाता है। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में इनका इस्तेमाल होता है। तुम बोलोगे सर ये क्या है, तुमने पढ़ा होगा जैसे BH3 का एडिशन होता है ना, वैसे 9 BBN का भी एडिशन होता है, और इसका भी इस्तेमाल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। तो हमें इसमें इसके स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा जब स्टीरियो सेलेक्टिविटी के चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, जो नेक्स्ट लेक्चर ही आपका बनेगा इसका। पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों मैं इस पर अभी फोकस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ एडिशन ऑफ एल्कीनों पे, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। 9 BBN पढ़ा है ना, जैसे ये है, यहाँ 9 BBN अगर तुमने डाला है तो ये काम क्या करेगा, सेलेक्टिविटी इसकी कहाँ पे होगी, बोरोन की अटैच करने की इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, हिंड्रेंस ज़्यादा है तो B यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये जो अम्ब्रेला है, जो भी इसका अम्ब्रेला लगा होगा उसको लगा दीजिएगा, है ना, और H यहाँ चला जाता है, और लास्ट में इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है H2O2OH- से, पढ़ा होगा आपने। और इसको हटा करके हम क्या बना देते हैं, अल्कोहल, यानी इसको हटा करके लास्ट में आप क्या बना दोगे, एक अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो इसकी अलग तरीके से इसकी जर्नी चलती है, वो मेनली एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीनों में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग वहीं करेंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको सिखा दिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें BH3 एंड डाइबल H शामिल था, और 9 BBN था। 9 BBN को कम पढ़ा हमने, इसलिए कम पढ़ा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 2 की ज़रूरत ज़्यादा थी, BH3 और डाइबल H की, जिसकी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन कर लिए। जितनी काम की बातें हैं ना उतनी हमने पढ़ ली है। इससे नेट चाहे जेम हो चाहे गेट हो, आप आसानी से उनको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अच्छा लगा मुझे भी आज का लेक्चर समझा करके, तो आपको कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा।